राम राम सभी को। आइए पढ़ते हैं चैप्टर 2। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया वसंत। यहाँ पर वसंत की तुलना बचपन से की गई है। नीचे दे रखा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। वो कहानियाँ हैं जिनमें बचपन बिल्कुल खो जाता है। अबाउट वाटर देखिए, इसको लिखा है अनीश जंग ने। अनीश जंग was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। अनीश जंग जी का जन्म राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और अपनी वयस्कता हैदराबाद में बिताए। She received her education in Hyderabad and in the United States of America। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में और संयुक्त राज्य संघ अमेरिका में प्राप्त करी। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स। उनके जो माता पिता थे दोनों ही लोग लेखक थे। अनीश जंग बिगैन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीश जंग ने अपना जीवन शुरुआत किया एक लेखक के रूप में भारत में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। वो भारत में और विदेशों में भी एक संपादक के रूप में और मुख्य समाचार पत्र को आगे बढ़ाने के रूप में कार्य किया। एंड हैज अथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो कहानी है उनके शीर्षक जिसका लॉस्ट स्प्रिंग है, उन्हीं का एक अंश है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की कहानियों में से लिया गया है। हियर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम द चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर वो एनालिसिस करते हैं, अंतर बताते हैं, वर्णन करते हैं गरीबी और परंपरा पे आधारित जो बच्चों के जीवन है वो किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, किस प्रकार से बच्चे ज़िंदगी बिता रहे हैं, इस चीज़ की उन्होंने घटना को बताया है। आइए चलते हैं लेसन की ओर। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ये लाइन थी उस बच्चे की जो उस कूड़ा करकट के गांव में रहता था। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहब whom I encounter every morning is crossing for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैंने साहब से पूछा, खुद अनीश जंग बताती हैं, मैंने साहब से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो। जिसको मैं हर सुबह देखती थी कि वे कूड़े के ढेर पे कुछ ऐसा खोजने का प्रयास कर रहा है जैसे शायद उसको खोजना चाहता है। मेरे पड़ोस के पास में रहता था वो। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमेडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। वह ढाका के हरे मैदानों में रहता था और उसके दिमाग में बहुत दूर दूर उसका घर नहीं था, अर्थात उसको अपना घर भूल गया था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। कई तूफान आए जिन्होंने उनके घर को और उनके खेतों को उजाड़ दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उनको ऐसा बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। यही कारण है कि वे छूट गए लुकिंग फॉर, खोजते हुए सोने को, इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, इस बड़े शहर में जहाँ पर अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। वह दूसरी ओर देखते हुए मन में कुछ बुदबुदाता है और कहता है, मेरे पास यह काम करने के अलावा कुछ है भी नहीं। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। मैंने उससे दृढ़तापूर्वक कहा कि स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ hollow the advice must sound।
मैंने तुरंत महसूस किया कि मैंने जो सलाह दी है वो शायद ठीक नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। उसने कहा कि उसके पड़ोस पे कोई स्कूल नहीं है, जब ये स्कूल बनाएंगे तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क। अनीस जंग ने पूछा उससे कि अगर मैं कोई स्कूल बनाऊँ तो क्या आप मेरे यहाँ पढ़ने आएंगे? यस ही सेज, वो कहता है हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली, और बड़ी खुश होकर के कहता हाँ मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रिटर्निंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों के बाद वह मुझको देखता है और मेरी तरफ आता है और मुझसे पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से। मैं कहती हूँ, मैंने उससे कहा कि स्कूल को बनने में थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा अभी। एम्ब्रेस्ड, मैंने उसको गले से लगाया। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, मैंने ऐसा प्रॉमिस जिसका कोई मतलब नहीं था, ऐसा मैंने वादा किया जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, मेरे जैसे जो हजारों सैकड़ों प्रॉमिसेस थे जो उसके इस अंधेरे संसार में चल रहे थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, जब मैं कई महीने तक उसको जान गई तो मैंने उससे उनका नाम पूछा। साहिब आलम, हेरामस, उसने बताया कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अगर उसको इसका मतलब पता होता है क्या, इस संसार का देवता, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसके पास बहुत समय होता कि इसको विश्वास कर सके। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल स्वतंत्र था कि उसके नाम क्या क्या शो करता है, क्या बताता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमता है रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, वो एक ऐसे बच्चों की टोली में रहता है जो बच्चे सभी नंगे पैर रहते हैं और सुबह पक्षियों की जैसे दिखाई देता है और शाम को गायब हो जाता है। ओवर द मंथ्स, कई महीने गुजर गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें सबको पहचान गई। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने बड़ी साधारण से उत्तर दिया कि मेरी माँ मेरे चप्पल्स को अलमारी के नीचे नहीं उतारती हैं। Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. उनमें से एक बच्चा जिसके जूते मैच नहीं कर रहे थे, अलग थे, मिसमैच कर रहे थे, उसने बात जोड़ दी कि अगर वो उतार भी दे, अगर नीचे कर भी देती है तो ये उनको फेंक आता है। Who, when I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his time. जब मैंने इस पर कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing, वह अपने पैरों को यहाँ वहाँ घुमाता है और कुछ कहता नहीं है। I want shoes, says a third boy, एक तीसरा बच्चा कहता है मुझे जूते चाहिए, मैं जूते चाहता हूँ। जिसने कभी भी पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में अपने खुद के जूते नहीं पहने हुए हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रूट्स। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश की यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, बच्चों को नंगे पैर देख चुकी हूँ। इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गाँव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। उनमें से एक ने बताया कि ये पैसों की कमी नहीं है, ये यहाँ की परंपरा है, ट्रेडिशन है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं आश्चर्य करती हूँ कि अगर यह केवल गरीबी के जो स्तर है उसको हटाने के लिए ही है तो शायद ठीक नहीं है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्राम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद आती है जिसको एक व्यक्ति ने मुझे सुनाया था उदीपी से।
As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. जहाँ पर वह स्कूल जाता है, जहाँ पर उसके पिताजी पुजारी हैं, एक मंदिर पे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. जहाँ पर वह मंदिर के पास रुक जाता है और अपने जूतों के लिए प्रार्थना करता है भगवान से. 30 years later I visited his town and the temple. 30 साल के बाद मैं उसके गांव और उसके शहर के मंदिर की भ्रमण करती हूँ. Which was now drowned in an air of desolation. जो पूर्ण रूप से अब ध्वस्तता की ओर चला गया, खराब हो, बर्बाद हो गया है. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट. और पीछे की तरफ जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था, देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं. यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड. एक छोटा बच्चा जिसने भूरे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसने जूते मोजे पहन रखे थे, वह वहाँ पे अपने पैंट को संभालते हुए आता है और अपने स्कूल बैग को फेंक देता है एक फोल्डिंग बेड पे. लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज. जिसने देवी से अपने जूतों के लिए प्रार्थना करी थी, लास्ट अंत में उनको जूते मिल गए थे. लेट मी नेवर लॉस देम, मैं उन्हें कभी नहीं खोने दूंगा. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी जो है प्रार्थना सुन ली थी. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वेयर शूज. जो छोटे बच्चे थे, जैसे कि पुजारी का बेटा जूते पहन रखा था, वह सब ने पहन रखे थे. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन बहुत से लोग जो उस ऐसे ही थे जैसे कूड़ा करकट बीनने वाले थे मेरे पड़ोस में, जिनके पास जूते नहीं थे, शूलेस थे. माई acquaintance with the barefooted rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically. जहाँ पर विशेष रूप से जो नंगे पैर वाले बच्चे ही रहते थे, उनके माध्यम से मैं सीमापुरी पहुँच गई, जहाँ पर जो दिल्ली का स्थान था, जहाँ पर मेन व्यवसाय चल रहा था, मीलों दूर था वहाँ से. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. जो लोग वहाँ पर रहते थे वो बांग्लादेश से 1971 में आए हुए थे, उस मले कुचेले जगह पर रह रहे थे. साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, साहब की परिवार भी उनमें से एक था. सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी एक भयावह जगह थी. इट स्टिल इज, वो भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी अब खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑन ऑफ टिन and tarpaulin devoured of sewage, drainage or running water live 10,000 rag pickers. उस मिट्टी से बने हुए घर पे, जिसके ऊपर टीन की छत थी, तिरपाल थी, पन्नी का छत था, पन्नी पड़ी थी उसके ऊपर, और डिवाइड ऑफ सीवेज, जहाँ पर गंदा नाला जा रहा था, उससे थोड़ा सा दूर पे ड्रेंज पे के ऊपर ही वो लोग रहते थे. लगभग 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रहते हैं वहाँ पे. They have lived here for more than 30 years without an identity. वो वहाँ पर बिना पहचान के लगभग 30 सालों से रह रहे थे. Without permits but with ration cards, उनके पास राशन कार्ड था. And get their names and on voters lists and enable them to buy grain. और वो वोटर लिस्ट पे उनका नाम था और वो कुछ अनाज खरीदने में योग्य थे. Food is more important for his survival than an identity. उनके पहचान से ज़्यादा उनके लिए भोजन ज़रूरी था. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. उन्होंने बताया कि अगर हम दिन के अंत में अपने परिवार को खिला सकते हैं और बिना किसी दर्द के सो सकते हैं, तो वी वुड रैदर लिव, हम अत्यधिक रह सकते हैं जैसे कि मैदानी भागों से ज़्यादा भी अच्छा रह लेंगे. से ग्रुप ऑफ वुमेन, उनमें से समूह में से एक महिला ने कहा. इन टैटर्ड साड़ीज वैन, जिसकी जो साड़ी थी वो लगभग फटी थी. वैन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स. मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई.
Wherever they find food, they pitch their tents and that become transit homes. उन्हें जहाँ कहीं भोजन मिल जाता था वो वहीं पर अपना तंबू तान लेते थे और वहाँ पर रहना चालू कर देते थे, वही उनका घर होता था. चिल्ड्रन गो अप इन दैम, और बच्चे उनमें बड़े होते थे. बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो उनकी जीविका में हिस्सेदारी लेते थे, हाथ बटाते थे. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी जैसे क्षेत्र में जो जीविका का साधन था वो था कूड़ा करकट बीनना. थ्रू द ईयर्स, कई सालों के, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और यह एक अच्छी कला हो गई थी, या फिर कह दें कि इसने काफ़ी उनकी जो कला थी उसको अलग कर लिया था. गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए जो सोना कूड़ा करकट था वही सोना था. इट इज़ देयर डेली ब्रेड, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. यह उनके लिए रोटी थी, छत थी, यद्यपि भले ही उनकी वो छत लीक करने वाली हो, चूने वाली हो. बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए यही पर बहुत था. आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट. साहब कहता है कि मुझे कभी 1 रुपये मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. उसकी जो आंखें तो चमक रही थी. वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर. वैन यू कैन फाइंड, जब आप पा सकते हैं एक चांदी का सिक्का एक कूड़े पे, तो आप कभी भी उसको खोजना बंद नहीं करते हैं, उसको कुरेदना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और वहाँ पे आशा होती है कुछ और पा जाने की. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. बच्चों के लिए उस कूड़े करकट का मीन्स उनके माता पिता के मीन्स से अलग था. फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर. फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल. बच्चों के लिए वो आश्चर्य से लपेटा हुआ था, और बड़ों के लिए वो जीविका का साधन था. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक ठंडी की सुबह थी. मैंने देखा कि जो साहब वो देख रहा है बाहर शहर दीवारी के पास, जो पड़ोस में 2 लोग खड़े क्लब को देख रहा है, जो 2 लोग ड्रेस जो इन्होंने सफ़ेद ड्रेस पहन रखी है टेनिस खेल रहे हैं. आई लाइक द गेम, मैं गेम पसंद करता हूँ. उसने बताया. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. I go inside when no one is around. He admits, वह स्वीकार करता है कि मैं तब जाऊंगा जब वहाँ पे कोई नहीं होगा. The gatekeeper lets me use the swing. जो गेट कीपर है वो मुझको झूला यूज करने देता है, प्रयोग करने देता है. साहब टू wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. जो साहब वो भी जूता पहन लेता है टेनिस वाले, जो उसकी शर्ट से और उसके जांघिया से मैच नहीं करते हैं, अलग हैं. Someone gave them to me, he says. किसी ने मुझे उनको दिया था. In the manner of an explanation, उन्होंने बड़ी सावधानी से बताया कि उससे किसी ने दिया था वो चीज़ें. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. सत्य बात ये थी कि वो किसी रईस बच्चे के द्वारा छोड़े गए जूते थे जो पहनता था वो. Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. शायद उसने इसलिए मना कर दिया था, शायद उनमें से 2 में से किसी एक में कोई छिद्र था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया पहनना, निगलेक्ट कर दिया. Does not bother him, जो उसको कोई परेशान नहीं करते हैं. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. अगर कोई बच्चा है और उसके पास जूते नहीं हैं, अगर उसको कोई जूता मिल भी जाता है उसमें कोई छिद्र है तो उसे कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए स्वप्न के जैसे है. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन जो खेल इतने ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है. दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ. इस सुबह जो साहब है अपने दूध के रास्ते पर दूध लेने जाने वाला है शायद. इन हिज हैंड ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा है. आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड. वो कहता है मैं एक टी स्टॉल पे काम करने लगा हूँ
पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर वो बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे खाना मिलता है और मुझे 800 रुपये मिलते हैं, ऐसा उसने बताया। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या वो ये नौकरी पसंद करता है। हिज फेस आई सी, उसका चेहरा मैं देखता हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो उसका चेहरा था वो बिल्कुल से जो दिखावा था बिल्कुल स्वतंत्र था। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने कंधों पर एक बैग टांगा हुआ था जो उसकी प्लास्टिक की बैग से मैं थोड़ा सा भारी महसूस हो रहा था। द बैग वाज हिज, बैग उसी का था। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कनेस्टर था वो उस टी शॉप वाले का था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब खुद का मालिक नहीं था, नौकर था। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, मुकेश कहता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक होकर के मैं एक कार चलाऊँगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम कार के विषय में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूँगा। वह उत्तर देता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी सीधी आंखों में देखता है और कहता है मैं कार चलाना सीखूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज amidst the dust of streets that fill his town, फिरोजाबाद। तो स्वप्न है वो एक चमत्कार के तरीके झूम रहा था उसकी आंखों के बीच में, जहाँ पर धूल भरी गलियों पर उसके पूरे फिरोजाबाद को भर देगा। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हो सकता है कि फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये अपनी बैंगल्स के लिए फेमस था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में हर फैमिली दूसरी जो थी वो चूड़ी बनाने में बिजी थी, व्यस्त थी। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव, यह भारत का जो कांच का कारखाना है, बड़ा कारखाना है। स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि कई पीढ़ियाँ काम करते करते भट्टियों के आसपास घूमते रहें, ग्लास को वेल्ड करते पिघलाते हुए चूड़ियाँ बनाते हुए सभी महिलाएं वहाँ भी काम करती प्रतीत होती हैं। मुकेश फैमिली जे मंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, उनमें से दोनों को नहीं पता है कि बच्चों के लिए कार्य करना इलीगल है, अनैतिक है और इतने उच्च तापमान में। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, उन बड़ी बड़ी कोठरियों पर बिना प्रकाश के कार्य करना कितना खतरनाक हो सकता है। दैट द लॉ इफ इनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉन्ग देयर डेलाइट आवर्स, लगभग 20,000 के आसपास बच्चे हैं जो भट्टियों की गर्म भट्टी में काम करते हैं और अपनी जो दिन की चमक है ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइस, उन्होंने अपने आँखों की रोशनी को खो दिया है। मुकेश आइस बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, मुकेश की आँखों की जो किरणें हैं जैसे कि ही वॉलंटियर जिनमें वो विजय पाता है, टू टेक मी होम जो मुझे घर ले जाते हैं, घर ले जाने के लिए, विच इज प्राउडली सेस जो बड़ी ही गर्व के साथ कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट फिर से आ जाएंगे, फिर तैयार हो जाएंगे। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, हम उन गलियों से जाते हैं जो कूड़े करकट से भरी हुई थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी जो दीवारें थी वो बड़ी उबड़ खाबड़ बनी हुई थी। वह भी डोर्स जो दरवाजे थे टूटे थे। नो विंडोज जिनमें कोई खिड़कियाँ नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एक्सिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट, एक बहुत ही निचले स्तर पे जहाँ पे जानवर भी थे और लोग भी थे, सभी लोग एक ही साथ रहते थे सह अस्तित्व रखते हुए।
He stops at the door of one such house, bangs a bobby iron door with his foot and pushes it open. वह हमें ले जाता है। वह रुकता है घर के दरवाजे के पास और एक टूटे हुए लोहे के दरवाजे के पास अपने पैर से उसको खोलता है धक्का दे करके। We enter a half-built shack. हम एक आधे बने घर पर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक तरफ थैच्ड विद डेड ग्रास, जिसके एक हिस्से पर सूखी घास से छाया हुआ है, छप्पर है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनाच लीव्स। एक स्टोव है लकड़ी का जिस पे एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ और उसमें पालक की पत्तियां हैं जो कुछ तली जा रही हैं। कड़कड़ाहट की आवाज़ हो रही है। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और एल्यूमिनियम के वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं और वहाँ पे कटी हुई सब्जी भी पड़ी है। ए फ्रेल यंग वोमैन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक महिला है जो अपने पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। उसकी जो आँखें धुएं से भरी फिर भी मुस्कुरा रही है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेशास एल्डर ब्रदर। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, already in charge of 3 men, her husband मुकेश and their father। वह महिला अपने पूरे कुलवधू होने का फ़र्ज़ निभा रही है। अपने पति के अधीन है, मुकेश के, और अपने जो उनके पिताजी हैं मुकेश के और उसके बड़े भाई के। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। जब कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है तो वो दीवार के ओट में हो जाती है और अपने घूंघट को जो है थोड़ा सा अपने चेहरे के नज़दीक कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। जैसे कि रिवाज मांग करता है कि जो बधुएँ हैं वो अपने घूंघट को ढक लेना चाहिए उनको जब कोई पुरुष वर्ग उनके घर में आता है। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज एन एम्पावरिस्ड बेंगल मेकर। इस मामले इस जगह जो बड़े लोग हैं वो एक चूड़ी बनाने वाला प्रसिद्ध है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बेंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। वह बड़ा कठिन मेहनत करता है। सबसे पहले वो दर्जी के रूप में काम करता है, उसके बाद एक चूड़ी बनाने के रूप में काम करता है। जो अपने घर को नवीन करने में असफल हो चुका है, वह अपने 2 बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच टू देम। वह इतना सब कुछ प्रबंध करता है कि उनको पढ़ाने के लिए। व्हाट ही नोज, जो जानता है, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि यह उसका करम है, उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, सिम्प्लाइज। उसने कहा कि जो उसके पति थे उनकी जो आई साइट थी वो चूड़ी बनाने की वजह से चली गई। क्या जो भगवान के द्वारा मिली लाइनेज है वो मिल सकती दोबारा नहीं मिल सकती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। बेंगल जो चूड़ी बनाने वाले उनके परिवार में जन्म ले करके उन्होंने कुछ चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, दूसरे आंगन में, गली पे, फिरोजाबाद में, स्पायरल ऑफ Bengals, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow। रेनबो के सभी 7 कलर की चूड़ियाँ वहाँ पे मिलती रहती हैं। लाइस इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स। अंशा है जितने भी आंगन हैं सभी जगह ढेर के ढेर लगे हैं चूड़ियों के, और पाइल्ड ढेर लगे हुए हैं। ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, और जो 4 पहिए वाली हाथ की गाड़ी है
उसी पे ढेर लगे हुए। पुश्ड बाय यंग मैन along the next 2 lines the flame of flickering oil lamp. Sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. उनमें से जो लालटेन है, जो तेल वाली कुप्पी वाली लालटेन है वो है सिट बॉयस, बच्चे वहाँ बैठे हुए होते हैं, बालिकाएँ बैठी हुई होती हैं अपने पिताजी के साथ, अपनी माता जी के साथ। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, जो चूड़ियों के गोला बनाने में उनकी मदद करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छा देख पाते बजाय बाहर प्रकाश के। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई सेट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वयस्क होने के पहले ही सारी चीज़ों का अभ्यास करना चालू कर देते हैं। सविता यंगर इन ए ड्रेब पिंक ड्रेस सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सविता है जो एक छोटी बच्ची है, वो अपनी फटी हुई गुलाबी ड्रेस में है और अपने एक बड़ी महिला के बगल में बैठती है और ग्लास के टुकड़े को आकार देती हुई वहीं पे बैठी रहती है। एज हर हैंड्स मूव मशीनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके जो हाथ हैं ऐसे काम करते जैसे कोई मशीन के चिमटे काम कर रहे हों। आई वंडर, मैं आश्चर्य करते हूँ, इफ़ सी नोज द सैंक्सिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प्स मेक, वह चूड़ियों को बनाने की कला को जानती है इसलिए वह उनकी मदद करती है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग स्पेसियसनेस इन मैरिज, उसकी जो चूड़ी है वो भारतीय महिला के सुहाग की पहचान कराती है, जिसको हम पवित्रता कहते हैं। इन मैरिज, शादी में, विवाह में। इन इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, हर हैंड्स डेड रेड विद हिना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिट्स, जब उसका विवाह होता है तो उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाता है एंड जो हाथ हैं वो मेहंदी लग जाती है उनमें, और जो कलाइयाँ हैं कलाइयों में उनकी चूड़ी पहना दी जाती है। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन का रूप ले लेती हो जाती है। लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर हु बिकेम मेनी ईयर्स एगो, जैसे कि उसकी बगल में बैठी बूढ़ी माँ जो बहुत पहले कभी दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसने अपने हाथों पर चूड़ी पहन रखी है। बट नो लाइट इन हर आइज, उसकी आँखों में प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो कहती है कि हमने शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब भरपेट भोजन भी नहीं मिला उनको। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उन्होंने आनंद भी नहीं लिया है। सी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन भर पूरा भरपेट भोजन नहीं खाया। दैट्स व्हाट सी हैज़ रेप्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लाविंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, उसने यह सब कुछ काटा है, इतने कष्ट सहे हैं उसके पति एन ओल्ड मैन, जो वृद्ध पुरुष थे, विद ए फ्लाविंग बियर्ड, जिनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी जो लहरा रही थी। वो कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के सिवा कुछ भी पता नहीं है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, जो कुछ हमने किया है वो केवल एक घर जो अपने परिवार के रहने के लिए बनाया हुआ है। हियरिंग हिम, उनको सुन करके, वन वंडर्स, कोई भी आश्चर्य करता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, यदि किसी ने कुछ पाया है तो जो कुछ कई लोगों ने असफल भी हुए हैं अपने पूरे जीवन पे। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उनके पास केवल एक चीज़ है, छत उनके सिर पर। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, धन न रखने की चीख, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उनके पास चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई व्यापार दूसरा है भी नहीं। नॉट इवन एनफ टू ईट, जिसमें वो कुछ खा सकें। रिंग्स इन एवरी होम,
हर घर में चूड़ियाँ ही बजती हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट, जो वयस्क लोग हैं वो विलाप करते हैं आप देयर एल्डर्स, अपने बड़ों का। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स, ऐसा लगता है कई लोग चले गए समय के साथ साथ। इन फिरोजाबाद चले गए, फिरोजाबाद के लिए रवाना हो गया। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्रायल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, उनके जितने भी कठिन वर्क थे सब ने उनके सपने को, जो सपने देखने की क्षमता थी उसको सबको शांत कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग सह में काम क्यों नहीं करते हैं, संगठित क्यों नहीं होते हैं। वे लोग जो एक ऐसा समूह जो एक मध्यम वर्गीय लोगों के घेराव पे जीना चालू कर दिए हैं। वो ट्रैप्ड देयर फादर्स, जो उनके पूर्वज हैं उनके जाल में, उनके ही लाइन पे चले जा रहे हैं। इवन फोर फादर, जो पूर्वज भी हैं। इवन इफ, यद्यपि, वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस, हम ऐसे लोग हैं, हु विल बी हाल्ड अप बाय द पुलिस, बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। जैसे वो कहते हैं अगर हम कुछ नया करें भी तो पुलिस के द्वारा हमको प्रताड़ित होना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी और हमको जेल में भी डाल दिया जाएगा अगर हम कुछ भी अनैतिक करते हैं तो। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई नहीं जो उनकी मदद कर सके और अलग बातों को देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके वो जो पिताजी थे वो भी उतने थके जितने कि वो हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपाथी टू डिग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वे एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जैसे कि उनकी जो गरीबी है और जो लालच है वो दोनों अन्याय के ऊपर चल रहे हैं, उनकी घृणा मिल रही है। लिसनिंग टू देम, उनको सुन करके, आई सी, मैं समझती हूँ, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, दो अलग अलग संसार के विषय में समझती हूँ। वन ऑफ द फैमिली काट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक का जो परिवार है जो गरीबी पे जकड़ा हुआ है, बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और वे उस चीज़ पे जकड़े हुए हैं जिस जात पर उन्होंने जन्म लिया है, जिस घराने पे उन्होंने जन्म लिया है। द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, और एक है जो साहूकारों के घेरा पे पल रहा है। द मिडिलमैन, जो मध्यम वर्गीय है। द पुलिसमैन द कीपर्स ऑफ लॉ, जो पुलिसमैन जो कानून के रखवाले होते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, जो तानाशाह हैं और जो राजनीतिज्ञ हैं। वेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड एंड दैट ही कैनॉट डाउन, जिन्होंने बच्चों के ऊपर बोझ रख दिया है और वो उतार नहीं सकते हैं। बिफोर ही इज़ अवर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वे अपने जैसे उनके पिताजी काम करते हैं वैसे वो भी काम करना चालू कर देते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करना का मतलब साहस करना है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो साहस करना है वो उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस, जब मैं अनुमान लगाते हैं, फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मुझे मुकेश में कुछ दिखता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो फिर से कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गार्बेज एंड लर्न, वह एक गैराज पे जाता है और सीखता है। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, ही सडनली साइलेंट, नो, ही सेज। वह दूर, जो गैराज है वो काफ़ी दूर है, लेकिन वो कहता है मैं जाऊँगा, मैं पैदल चला जाऊँगा। डू यू आल्सो ड्रीम फ्लाइंग ए प्लेन, मैंने उससे पूछा क्या आप एरोप्लेन उड़ाने का सपना देखते हो। उसने अचानक शांत हो गया और बाद में कहा नहीं। स्टारिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन को घूरते हुए उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, अपनी छोटी बुदबुदाती हुई आवाज़ में। देयर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट,
उसका जो कहना था वो अभी उसके पश्चाताप में बदला हुआ नहीं था। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वह अभी अपने स्वप्न को देखने में माहिर है और देखना भी चाहता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर कुछ एरोप्लेन्स उड़ती हैं। इस तरह से लेसन आपका फिनिश हो गया और उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे आपकी कम समझ में आया तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री राम।